बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। खौफ व दहशत से चिल्लाने वाले थक कर या सहम कर यूं खामोश हो चुके थे जैसे सकूते मर्ग ने इनकी जुबानें भी तालू से चिपका दी हों। दरिया अपनी अजली रवानी के साथ रोल त्रोल करता हुआ बहे जा रहा था। सोलर बोट्स वालों ने भी मैदान साफ होने पर अपने इंजन बंद कर दिए थे। हमारी मोटर बोट्स पर तेज रोशनियां देखकर शायद अव्वल खान को होश आया। हेलो एमबी, इधर तो सबका सफाया हो गया। अबासीन के मेगाफोन पर डांट डपट कर मैंने जजीरे वालों को भी खामोश करा दिया। ये बताओ कि मुल्ला सरकार का क्या रहा? वो मारा गया या किसी किनारे पर उतर कर भाग निकला? ओवर। स्पीड बोट अपनी पूरी रफ्तार के साथ लेंस डाउन ब्रिज की संगलाख बुनियादों से टकराई और हर शय के परखच्चे उड़ गए। मैंने अपनी बोट के पायलट को जजीरे का चक्कर लगाने का इशारा किया। जो मौत मुल्ला सरकार का मुकद्दर बनी है, इससे बुरी और दर्दनाक मौत का तस्वर तक करना मुहाल है। ओवर। इसके तमाम सूरमा भी वहशी दरिंदों के रेबड़ की सूरत में भागते हुए मारे गए हैं। अव्वल खान ने कहा, इनमें से 10-5 ही बचे होंगे, वरना बेशतर की लाशें दरिया की तेज लहरें अपने साथ बहाकर ले गईं, या फिर वो सब जनूबी घाट के कुर्बो जवार में बेगौरो कफन पड़े हुए हैं। ओवर एंड ऑल। सुल्तान शाह ने मोटर बोट की सर्च लाइट्स का रुख दाहिनी और बाएं तरफ घुमा दिया था। हमारी दाहिनी जानब सोलो बोट्स नन्हे नन्हे आबी खिलौनों की तरह जजीरे का मुहासरा किए खड़ी थी। बाएं तरफ जजीरे का वीरान मगर सरसब्ज किनारा था जिस पर उदासी ही उदासी बरस रही थी। हमारी मोटर बोट धीमी रफ्तार से जजीरे का तवाफ करती रही। कुछ फासले पर सोलो बोट नंबर 5 के मुकाबल मुझे इन 5 मुसल्लह डाकुओं की मुड़ी तुड़ी हुई लाशें नजर आईं, जो शायद एक जगह जमा होकर हीरमन या चर्स वाली सिगरेटें पी रहे थे कि गोलियों ने इनके बदन छलनी कर दिए। इससे आगे मैदान फिर साफ था। सतबेला के गिर्द अपना चक्कर पूरा करके मैं अबासीन की तरफ जजीरे के जनूबी घाट की तरफ पहुंचा तो वहां जिंदगी की बेसबाती और इबरत का एक अजीब ही समा था। घाट के कुर्बो जवार में उधड़ी हुई लाशों के ढेर लगे हुए थे। जितनी लाशें नहीं थी, इससे ज्यादा हथियार वहां कीचड़ में लिथड़े हुए पड़े थे। इस घाट पर 7 में से एक भी कश्ती मौजूद नहीं थी, जिसका मतलब था कि कुछ कश्तियां अपने मुसाफिरों को बगैर ही दरिया में बह निकली थी। दूसरी तरफ दरिया का पानी सदा की तरह साफ और शफाफ था। इसमें जख्मियों का लहू था, न मरने वाले डाकुओं की लाशें। वो दिलदोज मनाजर देखकर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं अंदर से खाली हो गया हूँ। इतनी बड़ी तादाद में परिंदों की तरह मारे जाने वाले वो सब लोग कातिल, डाकू, बागी और सबसे बढ़कर मुल्ला सरकार जैसे खौफनाक गैर मुल्की दहशत गर्द के पैरोकार थे। लेकिन बहरहाल वो इंसान ही थे। इनसे लोगों के बाप, भाई, बेटे और शौहर के रिश्ते थे। वो अपनी वहशियाना हरकतों की सजा भुगत चुके थे, लेकिन अपने पीछे रह जाने वालों के लिए वो जिंदगी भर का एक रोग बन गए थे। उन्होंने अपनी दागदार जिंदगी और जिल्लत की मौत से अपने कुनबों के रोशन चेहरों पर रसवाई की ऐसी स्याही मल दी थी जिससे पीछा छुड़ाना किसी के अपने बस में नहीं था। मैंने इशारा किया और मोटर बोट का रुख अबासीन की तरफ मोड़ लिया। इसी लम्हे मुझे इंस्पेक्टर अली असद याद आया और मेरे दिल में एक आग सी भड़क उठी। वो जिंदा होता तो इतनी देर तक खामोश और निचला बैठने वाला नहीं था। कहीं न कहीं से फोन करके मुझे अपनी खबर जरूर देता। मैंने मोटर बोट दोबारा जनूबी घाट की तरफ मुड़वा ली। जो ही बोट किनारे से लगी, मैं कूदकर किनारे पर उतर गया और बोझल दिल के साथ एक एक लाश को उलट पलट कर इनमें से अपने अजीम दोस्त को तलाश करने लगा, जिससे मेरी शनासाई की मुद्दत ज्यादा तवील नहीं थी, लेकिन जिसकी फर्ज शनासी और इंसान दोस्ती ने मेरे दिल में इसके लिए इज्जत और एहतराम और मोहब्बत के जज्बात पैदा कर दिए थे। काको खून और कीचड़ में लिथड़े हुए इन दहशतनाक और बेजान चेहरों में से कोई भी मेरा शनासा नहीं था और अपनी वज़ाकता से वो तमाम लाशें ही सरदार रजब अली के साथियों की मालूम हो रही थी, जो इंसानों के गौल से बिछड़कर जंगलों और वीरानों में बर्बरियत और सफाकी की नित नई दास्तानें वजूद में लाते रहे थे। मेरे दिल से एक बड़ा बोझ हट गया। इंस्पेक्टर अली असद एक दलेर और असूल परस्त अफसर था। अगर वो कोई नुमाया कारनामा अंजाम दिए बगैर भगोड़ों के रेवड़ में किसी भटकी हुई गोली का निशाना बन जाता तो मुझे बड़ा कल्क होता। अपनी मुजरमाना जिंदगी में और इससे बड़ी हद तक तायब हो जाने के बाद भी मुझे सरकारी अहलकारों में कोई ऐसा फर्ज शनास और मुखलस अफसर नहीं मिल सका था जिसने मुझे इंस्पेक्टर अली असद की जात की तरह मुतासर किया हो। ये दुरुस्त है कि इसने हमारी जीप से राम
रामदयाल की लाश बरामद होने के बावजूद हमें कैद में नहीं रखा था, बल्कि हमें रिहा करके हमारे साथ लैलावती के अगवा की साजिश में भी शरीक हो गया था। लेकिन वो उसकी अपनी हिकमत अमली थी। सरदार रजब अली और मुल्ला सरकार को जल्द अज जल्द घेरने के लिए इससे बेहतर मंसूबा वजूद में आ ही नहीं सकता था। अंग्रेजी का एक मकूला है कि कामयाब से ज्यादा कोई चीज कामयाब नहीं हो सकती। बाद के बल्कि कुछ देर कबल रूनमा होने वाले वाकयात ने यह साबित कर दिया था कि सरदार रजब अली और मुल्ला सरकार के दरमियान लैलावती के अगवा और बारी तावान के मुतालबे के तनाज़े को वजूद में लाने की मेरी तजवीज़ कामयाब रही थी और इंस्पेक्टर अली असद ने इससे इत्तफाक करके अपने फराइज़ मनसबी में कोई खयानत नहीं की थी। इस मंसूबे के नतीजे में सरदार रजब अली गालबन मुल्ला सरकार के हाथों मौत के घाट उतर चुका था और मुल्ला सरकार खुद मेरी नजरों के सामने चीथड़ों की सूरत में जहन्नम वासिल हो चुका था। मुल्ला सरकार या ब्लैक कैट टी के बारे में इंस्पेक्टर की मालूमात बहुत महदूद थी। इस खबीस की जहरनाकी और अहमियत से मैं पूरी तरह वाकिफ था। मुल्क के खिलाफ होने वाली एक बहुत बड़ी बैनुल अक़वामी साजिश में मुल्ला सरकार कुलीदी अहमियत का मालिक था। एक तरफ उसने अपने तकद्दस माआब पोजीशन के हवाले से और शायद अपने 2-4 गैर मुल्की गुर्गों की मदद से सिंध के घने और दुश्वार गुजार जंगलात में अपने हजारों पैरोकार पैदा कर लिए थे, जो हुकूमत, इंतजामिया और कानून से खुली बगावत करने के बाद अपनी कश्तियां जला चुके थे और बेहतर मुस्तकबिल के लिए सिर्फ और सिर्फ उसी से रुजू कर सकते थे। तो दूसरी तरफ मुल्ला सरकार ने अपने मुल्क के बैनुल अक़वामी रवाबत के जरिए अपने इन अंधे पैरोकारों के लिए जदीद तरीन मोहलक और खुदकार हथियार, असलहा और गोला बारूद जमा करने के इंतजाम कर लिए थे। जिस दिन वो हथियार, गोला बारूद समेत इन मफरूर मुजरमों और मुल्ज़िमों की तहवील में चले जाते, इसी दिन मुल्ला सरकार एक इशारे पर सिंध में खून के दरिया बहा सकता था। इसका मंसूबा इतना भयानक और रूह फरसा था कि इसके मुज़म्मरात और नताइज का क्यास करते हुए भी हौल आने लगते थे। मुल्ला सरकार की इबरतनाक मौत ने इन इम्कानात के रूब अमल आने की सारी राहें मसदूद कर दी थी। इस मंसूबे को मनो आन बरोए कार लाने के लिए सबसे पहले तो ये जरूरी था कि सिंध के इलाके में फौरी तौर पर ब्लैक कैट टी का कोई बेहतरीन नेमुल बदल पैदा किया जाए, जो अपनी जाली रूहानी और करामाती कुव्वतों की वजह से ना सही किसी और बिना पर ही डाकुओं, लुटेरों और कातलों के ग्रोहों में यकसा तौर पर मकबूल और मुक्तदर होता कि उसके एक इशारे पर वो समाज दुश्मन अनासर हथियार संभाल कर अपनी कमीगाहों से अहम देही और शहरी ठिकानों पर हमला आवर होकर रियासती नज़्मो नस्क को मफलूज और ताराज कर सकें। वो कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि मुल्ला सरकार जैसे फतीन और साजिशी दिमाग न दरख्तों में उगते हैं जिन्हें डाली से तोड़कर अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सके, न इस एटमी दौर के फितना त्राद लोग आसानी के साथ 2-4 दिन में किसी जाली पीर के रूहानी और करामाती जानसों में आ सकते हैं। मुल्ला सरकार ने अंदरूने सिंध में साहिब करामत बुजुर्ग का रुतबा बरसहा बरस की रियाजत और कुर्बानियों के बाद हासिल किया था। ये मुमकिन ही नहीं था कि इसकी जगह आने वाला कोई अजनबी साजिशी 2-4 दिन या हफ्तों में इस जैसे इख्तियारात और असर और रसूख का मालिक बन जाता। इसलिए मुल्ला सरकार के जहन्नम वासिल हो जाने से इस भयानक बैनुल अक़वामी साजिश में एक नाकाबिले तलाफी खिलाफ पैदा हो गया था। मुल्ला सरकार के गैर मुल्की आका अपने असर और रसूख और सफारती दबाव को काम में लाकर जिम्मी लाइट को पाकिस्तान की सरजमीन पर गैर कानूनी हथियार और इनका असलहा स्मगल करने पर मजबूर कर सकते थे। दूसरी तरफ जंगलों में इन हथियारों के भूखे हजारों चोर, डाकू, कातल और मुआशरे के बागी भी मौजूद थे, लेकिन इन हथियारों को जरूरतमंदों तक पहुंचाने वाला काबिल एतमाद और बारसूख साजिशी खुद ही अपने अंजाम को पहुंच चुका था। इंस्पेक्टर अली असद ने मेरी और अव्वल खान की अमली आनत करके जिस काम का बेड़ा उठाया था वो भी एहसन खूबी पाया तकमील को पहुंच चुका था और मेरी दिली आरजू थी कि वो अपने इस कारनामे पर खुश होने के लिए जिंदा और सलामत मौजूद हो। मेरा ख्याल था कि वो पुलिस के महकमे के इन चंद हसास और फर्द शनास अफसरों में से एक था जो सिंध में बढ़ती हुई लाकानूनियत और बदअमनी के असबाब पर गहरी नजर रखते थे और किसी भी किस्म की जाती मुनाफत की परवाह किए बगैर इन असबाब की बेखुनी के लिए मौसर तौर पर कोशिश करते रहते थे। डाकुओं और कातलों के सरबराहों के अलावा वो मुल्ला सरकार के मकरूह किरदार से भी बाखबर था। यही नहीं बल्कि वो ये भी जानता था कि इलाके की कई अहम सियासी शख्सियतें इन बदकिरदार अनासर की सरपरस्ती और पुष्ट
पुश्त पनाही में मुलव्वस थी। इसने उनमें से चंद की निगरानी भी शुरू कराई हुई थी, लेकिन ये इसकी बदकिस्मती थी कि इस बार गुलाम रसूल जैसा अहम सियासतदान मुल्ला सरकार का आलाकार बना हुआ था, और गुलाम रसूल ऐसे लोगों में से था जिन पर इंस्पेक्टर अली असद जैसा तजर्बाकार और गाग अफसर भी कभी शुबा नहीं कर सका था। हेलो एमबी, तुम गार्ड पर क्या ढूंढते फिर रहे हो? ओवर। अचानक ट्रांसमीटर जाग उठा। मैं इंस्पेक्टर की सलामती के बारे में फिक्रमंद था। खुदा का शुक्र है कि मरने वालों में इसकी लाश मौजूद नहीं है। मुझे डर था कि भगदड़ और अफरा तफरी में वो हमारा ही निशाना न बन गया हो। अब ओवर। मैंने अव्वल खान को आगाह किया। महाज पर हर तरफ मौत का सन्नाटा राज कर रहा है। दुश्मन नेस्तो नाबूद हो चुका है। अब तुम्हारा अगला प्रोग्राम क्या है? वापस आ रहे हो या वहीं रुकोगे? ओवर। कोतवाली को इस मामले की इतला दे दी गई है? ओवर। मैंने सवाल किया। हाँ, वहाँ से मुसल्लह पुलिस की बारी नफरी साधु बेला के लिए रवाना हो चुकी है। चंद मिनट पहले एसपी ने खुद फोन करके ये इतला दी थी। ओवर। पुलिस वालों का काम करने का एक अलहदा अंदाज होता है। वो बेशतर मौके पर अपनी इस रवायती खुशफहमी की वजह से मार खा जाते हैं कि इनकी वर्दी के एहतराम और खौफ की वजह से कोई मुजरम इन पर हथियार नहीं उठा सकेगा। लेकिन जदीद तरीन हथियारों की नित नई इकसाम चोर बाजारों में दस्तयाब होने के साथ ही दुनिया के हर खित्ते में मुजरमों की नफ्सियात में बहुत खून रेज और जारहाना तब्दीलियां आई हैं। मुजरम कोई वारदात करने के बाद बिला किसी रोक टोक फरार हो सके तो और बात है, लेकिन इनकी मुजाहमत की जाए या इनका रास्ता रोका जाए तो वो कानून के मुहाफिजों के मुकाबले में भी डट जाते हैं और अपने हथियारों की बर्तरी की वजह से फरीके मुखालिफ को अपने से ज्यादा जानी नुकसान से दो चार कर देते हैं। यही वजह है कि अपनी जान को फराइज की अंजाम दही पर फोकियत देने वाले अहलकार कभी भी वारदात के दौरान में दखल अंदाजी का खतरा मोल नहीं लेते। फायरिंग का शोर और जख्मियों की दादो फरियाद ज्यादा ही करीब से सुनाई दे तो मौका से टल जाते हैं और इस वक्त तक जाए वारदात का रुख नहीं करते जब तक के जुर्म मुकम्मल हो जाने के बाद वहाँ मैदान साफ न हो गया हो। मेरे दिल में पुलिस के फर्ज शनास अहलकारों के लिए इज्जत और एहतराम का हर जज्बा मौजूद था, लेकिन इस महकमे की अमूमी शोहरत की वजह से मैं सतबेला में सिर्फ इन्हीं की कार्रवाइयों पर इन्हिसार नहीं कर सकता था। मुल्ला सरकार के बहुत से साथियों की लाशें इस दरियाई जजीरे के किनारों पर बिखरी हुई थीं। कुछ को दरिया की बेरहम मौजें अपने बहाव में निकल गई थीं। मुझे यकीन था कि दरिया में तैरकर इनमें से कोई भी किसी दूसरे किनारे पर पहुंचने में कामयाब नहीं हो सका होगा, क्योंकि इनको ठिकाने लगाने के लिए 16 बोट्स में मुसल्लह जवानों ने जजीरे का मुहासरा किया हुआ था। लेकिन ये जरूर मुमकिन था कि हर तरफ मौत को साया फिगन देखकर इनमें से चंद मक्कार लोग दोबारा जजीरे में जा घुसे हों। ऐसे दो चार मुसल्लह डकैत भी जजीरे पर छुपे होते तो वो पुलिस वालों और मुकामी आबादी के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते थे। मौत को सामने पाकर वहशी दरिंदा बन जाना इनके लिए फितरी अमर होता और ऐसे मुजरमों को किसी रवायती कार्रवाई से जेर करना आसान नहीं होता। इसलिए मैं चाहता था कि अव्वल खान की स्पेशल टास्क फोर्स के पेशावर कमांडो भी अपना मुहासरा बरकरार रखते हुए चारों तरफ से जजीरे में दाखिल हो जाएं और जहां भी मुजाहमत के आसार देखें अपनी पेशावराना महारत से इन्हें निस्तो नाबूद कर दें। पुलिस वालों को बिल्कुल अंदाजा नहीं हो सकेगा कि इनके आने से पहले यहाँ क्या खेल खेला जा चुका है। हो सकता है कि मुल्ला सरकार के कुछ आदमी अब भी सतबेला में छुपे हुए हों। मेरी राय है कि तुमको भी अपने आदमियों के साथ जजीरे पर आ जाना चाहिए। ऑपरेशन मुकम्मल होने तक हमें यहाँ रुकना होगा। ओवर। कमांडर 2 16 बोट्स। अव्वल खान ने मुझसे मजीद कुछ कहे बगैर हदायत जारी करनी शुरू कर दी। हर बोट अपनी पोजीशन से सीध लेकर जजीरे पर बढ़े और कमांडोज अपने हथियारों की किट के साथ जजीरे पर उतर आए। हर शख्स अपने रास्ते में देखभाल करता हुआ सफेद इमारत की तरफ बढ़ेगा। हमें वहीं जमा होना है। ओवर टू SB1। हदायत पर पूरी तरह अमल होगा सर। 16 बोट 1 वाले की आवाज उभरी। ओवर टू SB2। इस बार बारी बारी हर 16 बोट से हदायत की वसूली का इकरार किया गया। वो सिलसिला मुकम्मल होते ही अव्वल खान का एक मर्तबा फिर लाइन पर आ गया। SMB अब अपनी मोटर बोट आबासीन की तरफ भेज दो। ओवर। इसकी क्या जरूरत पेश आ गई? ओवर। मैंने कदरे हैरत से पूछा। आबासीन बड़ी मोटर बोट है, इसे घाट तक लाने की कोशिश की गई तो किनारे के उथले पानी में मटी में फंसने का खतरा है। आबासीन से किनारों तक आमदोरफ्त के लिए मोटर बोट ही इस्तेमाल की जाती है। ओवर। मैंने हाथ हिलाकर बोट के 2 नफरी अमले को आबासीन की तरफ लौट जाने की हदायत की और खुद अव्वल खान से मुखातब हो गया। लेकिन
आबासीन को दरिया में भी तो उतारा गया होगा। ओवर। इसकी हल्की सी हंसी की आवाज उभरी। फिर वो बोला, मैं तुम्हारी उलझन समझ रहा हूँ। ये कार्रवाई क्रेन वगैरह के जरिए अमल में आती है या फिर इसे टो करके गहरे पानी में उतारा जाता है। ओवर। अब ये बात छिड़ ही गई है तो मेरी ये उलझन भी दूर कर दो कि आबासीन ने कराची से यहाँ तक दरिया के पाट पर बनी हुई आबी रुकावटों को कैसे अबोर किया होगा। ओवर। आबी रास्तों के बारे में मुझे भी ज्यादा इल्म नहीं है, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि कोटरी बैराज से आगे सिर्फ सैलाबी मौसम में फाजल पानी गुजरता है, वरना दरिया का ये हिस्सा साल भर अमलन खुश्क रहता है। आबासीन को तहकीकी मकासद के लिए कराची से ट्रेलर पर लाया गया था और बलाई सिंध के किसी मुकाम पर दरिया में उतारा गया था। दरिया के महदूद इलाके में काम मुकम्मल करने के बाद शायद आबासीन को ऊपर भेज दिया जाएगा। STF के मकासद हासिल होने तक ये मोटर बोट इन्हीं मुजाफात में सरगर्म रहेगी। दरियाई रास्तों पर कंट्रोल और इनकी नाकाबंदी के लिए ऐसे मुतहरक बेस स्टेशन की जरूरत को अब बहुत से सरकारी इदारे भी तस्लीम करने लगे हैं। कश्तियों और बेड़ियों में बैठकर पुलिस डाकुओं का कला कमा नहीं कर सकती। ओवर। तो क्या मुकामी और गैर मुल्की माहिरीन की तहकीकी जमात भी तुम लोगों की अपनी इख्तरा है। ओवर। मेरे लिए स्पेशल टास्क फोर्स का किरदार रफ्ता रफ्ता पर असरार बनता जा रहा था। नहीं नहीं, वो साइंसदान वाकई हमारे मेहमान हैं और सिर्फ आबासीन की मौजूदगी से इस्तेफादा कर रहे हैं। इनकी आबासीन बरामद से STF को भी एक आड़ मिल गई है। वो लोग हमारे मुल्क के लिए बेशकीमत तहकीकी मवाद इकट्ठा कर रहे हैं, जिसके नतीजे में दरिया के किनारों पर आबाद इलाकों में खुशहाली की लहर दौड़ सकती है। ओवर। और इस पर भी तुम्हारा ये दावा बरकरार है कि तुम्हें STF के सरकारी या गैर सरकारी होने के बारे में कोई इल्म नहीं है। ओवर। ये वाकई एक राज है। हम लोगों के इत्मीनान के लिए बस इतना ही काफी है कि STF का हर कदम कौमी मफादात से हम आहंग होता है। हमें मुल्क और कौम के मफादात के खिलाफ कोई काम नहीं सौंपा जाता। इसी इत्मीनान की वजह से हमारा हर अफसर और जवान अपना मुकर्ररा टारगेट हासिल करने के लिए सर दाड़ की बाजी लगा देता है। अच्छा, मोटर बोट आ गई है। मैं उरफान को हदायत देकर तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। ओवर एंड ऑल। अव्वल खान के आने तक ऑपरेटर्स पर वक्फे वक्फे से उसके आदमियों के पैगामात आते रहे। वो सोलो बोट्स को खुशकी पर छुपाकर जजीरे में घुस चुके थे और अपनी पोजीशनों के बारे में अपने कमांडर को खबरें दे रहे थे। इन पैगामात में कोई जवाब तलब बात नहीं थी, इसलिए मैं खामोश ही रहा। दूसरी तरफ से अव्वल खान भी खामोश ही रहा। मोटर बोट अपनी तेज रोशनी वाली सर्च लाइट समेत वापस जा चुकी थी और मैं ऑपरेटर्स अपने गले में लटकाए अपनी राइफल समेत तारीख घाट पर मुतअद्दिद लाशों के दरमियान खड़ा हुआ था। इस वक्त मेरे जहन में ख्यालात की एक हौलनाक पुकार जारी थी। वैसे तो मुल्ला सरकार की साजिश ही ये थी कि सिंध के मुंतखब इलाकों में अपने अंधे मुक्तदीन के सहारे कत्ले आम, सरकशी और बगावत की आग भड़काकर इस धरती पर खून की नहरें बहा दे और लोगों के मुख्तलिफ तबकों के दरमियान नफरत की ऐसी आग भड़काए कि वो इलाका अपने शजरे सायादार से टूटकर किसी पके हुए फल की तरह इसके आकाओं की झोली में जा गिरे। लेकिन इस रात सतबेला पर जो कुछ हुआ इसका मुल्ला सरकार के मंसूबे से कोई तल्लक नहीं था। जो कुछ हुआ वो इसकी तवक्को और वहमो गुमान के बिल्कुल बरअक्स हुआ और थोड़ी ही देर में न जाने कितने जीते जागते इंसान मौत की देवी की भेंट चढ़ गए। इस मंसूबे के तारों पौध मेरे अपने थे, लेकिन इसके नतीजे में जो दो हलीफ एक दूसरे के हरीफ बनकर आपस में मुकाबले पर उतरे वो दोनों ही संगदिलो सफाक और बला के अनाप्रस्त थे। सरदार रजब अली तो फिर भी अपनी नाक नीची करके गुलाम रसूल के हमरा मुल्ला सरकार से मुज़ाकरात के लिए सतबेला आ पहुंचा था, लेकिन मुल्ला सरकार ने एक बारी नफरी को इस मार्के का ईंधन बना दिया था। वो खुद भी मरा था और अपने साथ सब को ले मरा था। इतने इंसानों की इज्तमाई हलाकत इस लिहाज से अफसोसनाक थी कि सब जीते जागते इंसान माओ के बेटे, बच्चों के बाप, बीवियों के सुहाग या बहनों के भाई थे, लेकिन उन्होंने दर्दनाक मौत का वो रास्ता अपनी पसंद और मर्जी या शौक से इख्तियार किया था जिस जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो डाके डालकर दौलत के अंबार समेट रहे थे। आखिरकार वो जिंदगी ही सफाए हस्ती से मिट गई थी। इनके हाथों जो मजलूम लुटते मरते और बर्बाद होते रहे, इनकी आहें असर ला कर रही थी। सारे जालम मुकाफत अमल की हौलनाक चक्की में पिस कर रह गए थे। लैलावती ने खुदकशी कर ली थी। सरदार रजब अली की लाश शायद गणेश आश्रम की ताजा चिता में जल रही थी। मुल्ला
मुल्ला सरकार का वजूद बेशुमार चीथड़ों में तब्दील होकर पुल की संगलाख बुनियादों, आहनी ढांचे और दरिया की गजबनाक लहरों में बिखर चुका था। इसके हवारी अपने बाद जिंदा रह जाने वालों के लिए इबरत का शाहकार बनकर अंधेरे घाट पर बिखरे हुए थे। बोट के आते ही घाट एक बार की फिर रोशनी में नहा गया। दूसरी तरफ अबासीन वालों ने भी एक हूटर बजाकर मोटर बोट की तमाम रोशनियां जला दी। इन रोशनियों की वजह से माहौल का बोझलपन कदरे कम हो गया और मैं अव्वल खान के साथ आबादी की तरफ चल पड़ा। किसी नागहानी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए हम दोनों ने अपनी भरी हुई राफलें हाथ में संभाल ली थी, जिन्हें जरूरत पड़ने पर एक इशारे से हरकत में लाया जा सकता था। ये बुरा हुआ कि मुल्ला सरकार जिंदा गिरफ्तार न किया जा सका। रास्ते में अव्वल खान ने हसरत अमीद लहजे में धीमी आवाज में कहा, जो कुछ न हो सके इस पर अफसोस करना बेसूद होता है। जो कुछ हो चुका है इसके रोशन पहलुओं पर गौर करोगे तो खुद ब खुद इसकी अफादियत के कायल होते चले जाओगे। इसके अलावा क्या अफादियत हो सकती है कि मुल्ला सरकार का फितना हमेशा के लिए खत्म हो गया। गुलाम रसूल जैसा शख्स गद्दार और मुल्ला सरकार का साथी साबित हुआ है। ब्लैक कैट टी जिंदा पकड़ा जाता तो इसके इंकशाफात न जाने किन किन चेहरों को बेनकाब कर डालते। दागदार चेहरों को तो हर कीमत पर बेनकाब किया जाना चाहिए। यही लोग अपने उजले बहरूप से लोगों को फरेब देकर दरपर्दा इनका सौदा करने में मसरूफ रहते हैं। मुल्ला सरकार के मर जाने से वो सब सुख का सांस लेंगे कि इनके राज उसी के साथ दफन हो जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें मुल्ला सरकार का नाम गोल कर जाना चाहिए। मैंने उसकी स्पीड बोट को जिस अंदाज में पाश पाश होते देखा है, इसके बाद मुल्ला सरकार की लाश का नामो निशान मिलना भी मुहाल होगा। इससे हमें क्या फायदा होगा? मेरी बात अव्वल खान की समझ में नहीं आ सकी, लेकिन वो चौंका जरूर था। इंस्पेक्टर अली असद गैर सरकारी तौर पर गुलाम रसूल की जुबान खुलवा सकेगा जब वो इसे बताएगा कि मुल्ला सरकार इसकी जाती तहवील में है और जैसलमेर और शाहपुर वाले केसेट भी इसे मिल चुके हैं, तो गुलाम रसूल को बोलना ही पड़ेगा। इसके मर्तबे का सियासी आदमी वतन दुश्मनी और गद्दारी के इल्जामात का सामना करके जिंदा नहीं रह सकता। अवाम में बदनामी और फिर फांसी या खुदकशी से खुद को बचाने के लिए वो इंस्पेक्टर के सामने घुटने टेक देगा, लेकिन इंस्पेक्टर खुद एक अहम सरकारी अफसर है। गुलाम रसूल उससे एतराफ क्यों करेगा? बेहतरीन सरकारी अफसर मोटी मुर्गियों को ब्लैकमेल करके सौदेबाजी करते हैं। सौदा बन जाए तो सरकारी रिकॉर्ड में ऐसे मुस्तनद मुजरमों की भी फाइलें सादा रहती हैं। सौदा न बने तो अखबारात को सनसनीखेज खबरें हाथ लगती हैं और ऐसे अफसरों को इनामात और तरक्की से नवाजा जाता है। ये नशीबो फराज तुम समझ सकते हो। मेरा जहन इन गुत्थियों को सुलझाने से कासर है। अब तक तुमने मुझे जो काम भी सौंपा वो मैं पूरी जिम्मेदारी से सर अंजाम देता आ रहा हूँ। बातें करते हुए भी हम इस अजनबी दरियाई जजीरे में गाफिल नहीं हुए थे। अव्वल तो वैसे ही काफी रात गुजर चुकी थी, फिर कुछ देर पहले वहाँ आहनो आतिश की जो बरसात हुई थी, इसके नतीजे में हर तरफ पुरहोल वीरानी का राज था। मुझे ये अंदाजा नहीं हो सका कि इस जजीरे को मुल्की ग्रिड स्टेशन से बिजली फराहम की जाती थी या जजीरे पर कोई अलग पावर स्टेशन मौजूद था, लेकिन वहाँ इस वक्त भी खासी रोशनियां जल रही थी। अव्वल खान ने जजीरे पर बर्पा होने वाले कोहराम और शोरो गुल पर काबू पाने के लिए अब्बासीन के मेगाफोन सिस्टम से जो धमकियां नशर की थी, इनके नतीजे में पूरी आबादी पर एक गैर फितरी सा सुकूत मर्ग छा गया था, जिसे कहीं कहीं से उभरने वाली बूढ़े और शब बेदार मरीजों की आहें या सहमे हुए बच्चों के रोने की आवाजें तोड़ रही थी। आबादी के बेशतर मकानों में होने वाली रोशनी से वहाँ बेदारी के आसार मिल रहे थे, लेकिन सड़कों और गलियों में हैरतनाक सन्नाटा छाया हुआ था। यूं मालूम हो रहा था जैसे जजीरे के तमाम बासी अपने घरों में दुबक कर इस तूफाने बला की दूसरी लहर का इंतजार कर रहे हों, जिसने थोड़ी देर पहले सतबेला की पुरसुकून फजा को बारूद और खून की बू से बोझल कर दिया था। जजीरे के लोग बहुत अमन परवर और कानून के वफादार मालूम होते हैं। सुर्ख ईंटों से बनी हुई एक सड़क पर से गुजरते हुए अव्वल खान खुद ही बोल पड़ा, जजीरे पर कदम रखते ही तुमने ये नतीजा कैसे अखज कर लिया? मैंने सवाल किया। खौफनाक धमाकों और भारी फायर के नतीजे में जजीरे की सोई हुई आबादी में खौफ और दहशत की लहर दौड़ गई थी। औरतों, बच्चों और मर्दों का शोर कानों के पर्दे फाड़े दे रहा था। मुझे डर था कि वो सब दहशत ज़दा होकर अपने घरों से बाहर निकल आए तो गहियों के साथ गुन भी पिस जाएगा। ओपन शूटिंग में मुल्ला सरकार के साथियों के साथ 10-5 शहरियों का मर जाना ऐन मुमकिन था। इसके लिए मैंने पूरी आबादी को अगला हुक्म मिलने तक खामोशी
के साथ अपने घरों की 4 दीवारियों में महदूद रहने का हुक्म दिया था। मैंने इंतबाह किया था कि जो शख्स अपने घर से बाहर निकल आया इसे ललकारे बगैर शूट कर दिया जाएगा। मेरी वो धमकी कारगर रही। तुम देख रहे हो कि चिड़िया का बच्चा भी बाहर नजर नहीं आ रहा। वो हुक्म तुमने किस इख्तियार के तहत दिया था? मैंने संजीदगी के साथ पूछा। STF वालों को हर इख्तियार खुद ब खुद हासिल हो जाता है। तुम फिर बोल रहे हो कि हम गैर सरकारी लोग हैं और किसी कानून के तहत काम करने के पाबंद नहीं हैं। यही वाकया किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में पेश आया होता तो तुमको जजीरे की पूरी आबादी को खौफजदा करके आपसे बेजा में रखने के संगीन इल्जाम का सामना करना पड़ जाता। वो तलख अंदाज में हंस दिया। तुम किस मुहज़्ज़ब मुल्क की बात कर रहे हो? अमेरिका, रूस या बरतानिया? इनमें से तुम किस को मुहज़्ज़ब समझते हो? रूस के अलावा दोनों ही मुहज़्ज़ब और तरक्की याफ्ता मुआशरे हैं जहाँ इंसानी हकूक और आजादियों का पूरा पूरा एहतराम किया जाता है। मैंने इसे छेड़ने के लिए गंभीर संजीदगी के साथ कहा, जिन मुल्कों में सारा काम सिर्फ नाम और सरनेम चलता हो, जहाँ किसी से उसके बाप का नाम पूछना सख्त मायूब और खिलाफ तहजीब समझा जाता हो और बेशतर नौजवान जोड़े पे दर पे अपने साथियों को तब्दील करके हरामी बच्चों को जन्म दे रहे हों, जहाँ न सिर्फ उन हरामी बच्चों को बल्कि इनकी माओ और इनके नामालूम बापों को भी कानून का पूरा तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, ऐसे इखलाक बाख्ता मुआशरों को मैं नफ्स ज़दा जानवरों के जमगट से ज्यादा नहीं समझता। चंद बरसों की बात है, फिर शायद मलका मुआज़मा की औलादें भी शादी के चलन को भूलकर कुत्ते बिल्लियों की तरह अपने साथी तलाश करेंगी। इन लोगों के यहाँ इंसानी हकूक और आज़ादियों का एक डोंग जरूर है, मगर उन्होंने पूरी पूरी कौमों को यरगमाल बनाया हुआ है। आयरलैंड, जनूबी अमेरिका, मशरक़ वस्ता और अफ्रीका में इनके कज़ाक फौजी किन ज़ाब्तों पर अमल करते हैं? इनके टैंक हजारों जिंदा इंसानों को रौंद कर कंदकों में दफन करते हुए गुजर जाते हैं। इनके जहाज जहरीली गैसों के बम बरसाते हैं। इनकी MI और CIA क्या करती है? इंसानी हकूक क्या सिर्फ इन्हीं के शहरियों के लिए उतारे गए हैं? रंगदार नस्लों वाले इंसान क्या अछूत की बीमारियां फैलाने वाले कीड़े हैं जिन्हें मौका मिलते ही चुन चुन कर हलाक कर देना चाहिए? हम लोग जो कुछ करते हैं वो इन नाम निहाद कौमों की काले करतूतों का अशरे अशीर भी नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम अपनी सच बात भी दूसरों तक पहुंचाने से माजूर हैं और मुहज़्ज़ब कौमें मुवासलात के हर मुंबा पर काबिज हैं। जब और जहां इनके मफादात मजरूह होने लगते हैं तो वो इतने तसलसल और तवातर के साथ रेडियो, टेलीविजन और अखबारात के जरिए झूठ बोलना और प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देते हैं कि तुम जैसे सादा लोह लोगों के पूरे पूरे अम्बोह उनके दाम में आ जाते हैं। इसका लहजा बहुत अलग था। तुम बिला वजह जज्बाती हो गए। मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। मैंने इसके शाने पर हाथ मारकर कहा, मेरे जज्बाती होने की वजह थी। वो चटक कर बोला, तुम्हारा और हमारा इश्तराक मुल्ला सरकार या ब्लैक कैट टी के हवाले से हुआ है, लेकिन तुम्हें अंदर के मामलात का इल्म नहीं है। हमें खबरें मिली हैं कि एक पड़ोसी मुल्क की शय पर अमेरिका सिंध के मामलात में गहरी दिलचस्पी ले रहा है। इसके बाद सफारतकार यहाँ तकरीबी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। इनके मुश्तबा लोगों से रवाबत है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। ये एक बड़ी ताकत का मामला है, इसलिए हम अपनी जुबान बंद रखने पर मजबूर हैं। वो लोग मुल्ला सरकार की पुश्त पनाही कर रहे हैं। हो सकता है कि सखर के इन वाकयात में उसका नाम उछाला जाए तो वो लोग सतबेला में मुजरमों की एक बड़ी तादाद की तबाही और हलाकत पर वाकई इंसानी हकूक की पमाली का स्कैंडल खड़ा कर दें। इसी वजह से मैं तुम्हारी इस तजवीज पर चौंका था कि हमें इन वाकयात से मुल्ला सरकार का नाम गोल कर देना चाहिए। इस बार अव्वल खान की बातें सुनकर मैं भौंचका रह गया। इसे मैंने शुरू से आखिर तक सिर्फ मुल्ला सरकार के बारे में एतमाद में लिया था। इसे शी से मेरे मुरासम का इल्म था, न इस बैनुल अक़वामी जुराइम पेशा तंजीम में वीरा के वजूद की बनक मिल सकी थी। इसी तरह मैंने मुल्ला सरकार को असलहा की फराहमी में आर्नट नामी सफारतकार की गहरी दिलचस्पी के बारे में इसे कोई बात बताई थी। मुझ पर इस वक्त पहली बार ये राज फाश हुआ कि स्पेशल टास्क फोर्स मुल्की सलामती के बारे में गैर मुल्की रेशा दबानियों से बड़ी हद तक वाकिफ थी और कोई अहम पहलू उनकी निगाहों से ओझल नहीं था। लेकिन तुमने मुझसे आज तक इन मामलात का जिक्र नहीं किया। मैंने उससे शिकवा किया, हम लाख आजाद और खुद मुख्तार सही, लेकिन फिर भी एक डिसिप्लिन के पाबंद हैं। अभी तक तुम हमारे लिए STF से बाहर के आदमी हो, इसलिए मैंने तुमसे सिर्फ मुश्तरका मामलात पर गुफ्तगू की। इस वक्त भी तुम मुझे ताओ न दिलाते तो मैं इन मामलात में बैनुल अक़वामी ताकतों की दिलचस्पी का जिक्र न छेड़ता। मुझे
मुझे उम्मीद है कि इस हसास मौजू पर मेरी गुफ्तगू तुम सिर्फ अपनी जात तक महदूद रखो। मेरे साथ भी कुछ यही सूरत हाल है। मेरा ख्याल था कि तुम बाज बातों की असल रूह तक नहीं पहुंच सकोगे, इसलिए मैंने तुमसे इनका जिक्र करने की जरूरत महसूस नहीं की थी। लेकिन अब तुम्हारी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ है कि हमें इस बारे में पहले ही दिन तबादला ख्याल कर लेना चाहिए था। तो क्या मुल्ला सरकार के मिशन से बैनुल अक़वामी दिलचस्पियों के बारे में तुम भी कुछ जानते हो? इस एतबार से बहुत कुछ कि तुमने सिर्फ खबरें सुनी हैं, जबकि मैं बाद वाकयात का चश्मदीद गवाह हूँ। इस तजर्बे से गुजरने के बाद मुझे मुल्ला सरकार एक मुहीब अजदहा नजर आने लगा था। तुम मुझे इस बारे में बताओ। वो एकदम ही पुरजोश नजर आने लगा। हम अगर इस सफारती मुजरम के हाथ पैर तोड़ने में कामयाब न हो सके तो इस मामले को कम अज कम इस हद तक जरूर ले जाएंगे जहाँ ये मुल्क छोड़ना उसके लिए नागजीर हो जाएगा। ऐसे मोजियों की बेखुनी हमारा महबूब तरीन मशगला है। तुमने आर्नेट का नाम जरूर सुना होगा। मैंने उससे सवाल किया। अच्छी तरह सुना है। वो अपने मतलब के लोगों से राब्ते बढ़ाने में खास महारत रखता है और एक सफारत खाने के कराची के काउंसलेट में काम करता है। तुम बिल्कुल ठीक समझे। वो पाकिस्तान में अपने इन एजेंटों पर कड़ी निगाह रखता है जिनके जिस्मों में उनकी लाइल्मी में नन्हे नन्हे चिप पेवस्त कर दिए गए हैं, जिनसे नशर होने वाले ताकतवर रेडियाई सिग्नल आर्नेट अपने वीडियो मॉनिटरिंग यूनिट पर वसूल करता है और इनकी स्कैनिंग के जरिए वो किसी भी वक्त किसी खास शख्स की क़यामगाह का सुराग लगा सकता है। उसने इसी तरह मेरी एक गैर मुल्की दोस्त का सुराग लगाकर अपने मकासद के जरिए इसे फौरी मुलाकात का पैगाम भेजा था। मुलाकात होने पर इसने अपने सफारती फोन पर इस लड़की की अमेरिका बात करवाई। इसके जरिए वो हथियारों के एक बहुत बड़े स्मगलर पर दबाव डालना चाहता था ताकि ब्लैक कैट टी को जल्द अज जल्द हथियार फराहम कर दिए जाएं। अब वो लड़की कहाँ है? अव्वल खान ने वो कहानी सुनकर इज़्तिरारी तौर पर सवाल किया। मैंने इसके बदन से चिप निकालकर इसे गायब कर दिया है। मैंने वीरा के बारे में कोई तफसील जाहिर किए बगैर सरसरी तौर पर बताया। चिप पेशावर रवाना कर दिया है। वहाँ मेरा एक आदमी इसे किसी चील या अकाब के पैर से बांधकर इसे उड़ा देगा ताकि आर्नेट अपने वीडियो स्कैनर पर सर खपाता रहे। इन लोगों ने अपनी साजिशों पर अमल दरामद के लिए जदीद इलेक्ट्रॉनिक इजादात से बहुत फायदा उठाया है। कशीदगी के पिछले दिनों में हमारा तमाम अहम दिफाई और जोहरी तनसीबात से साजो सामान की मुश्तबे खेपें हटा दी गई थी जिनके बारे में शुबा था कि इनमें से ऐसे सेंसर छुपा दिए गए हैं जिनके खुद कार रेडियाई इशारे हमला आवर तैयारों की मीलों दूर से बिल्कुल सही रहनुमाई कर सकते हैं। इनमें बाज सेंसर ऐसे भी हैं जो खास साख्त के मिसाइलों को अपनी तरफ राग़िब करते हैं। ऐसी मशीनें जिन तनसीबात में मौजूद होंगी वहाँ किसी भी वक्त कोई मिसाइल फेंका जा सकता है जो हर रुकावट को तोड़ता हुआ अपने सेंसर पर गिरेगा और हर तरफ तबाही फैला देगा। मैंने कुछ कहना चाहा लेकिन उसी वक्त एक करीबी गली से STF के 2 हथियारबंद कमांडो निकलकर हमारे साथ शामिल हो गए। इनका ताल्लुक 16 बूट नंबर 8 और 9 से था। थोड़ी देर में हम चारों गणेश आश्रम की सफेद इमारत में पहुंच गए जहां मशरकी सिमत से आने वाले 4 कमांडो हमसे पहले पहुंचकर फाटक पर काबिज हो चुके थे। तफसीली हदायत देने के बाद अव्वल खान ने अपने 2 जवानों को वहीं फाटक पर छोड़ा और बाकिया 4 को अपने साथ लेकर इस वसीओ अरीज इमारत में दाखिल हो गया। मुनक्कश चौबी फाटक के देव हैकल संगी सतूनों से अंदरूनी दरो दीवार तक गणेश आश्रम के चप्पे चप्पे पर राम श्याम गणेश काली लक्ष्मी और दूसरे देवी देवताओं की उभरी हुई मूर्तियां मौजूद थीं जो पथरीली शिलों पर बहुत महारत के साथ तराशी गई थीं। फाटक से दाखिल होने के बाद एक बड़ी सी सकफ ड्योढ़ी थी जिसमें छत से कांसी और चांदी की बनी हुई बहुत सी घंटियां लटक रही थीं। इन सब को नीचे झूलती हुई एक रेशमी डोरी से इस तरह मुंसलिक किया गया था कि डोरी खींचते ही वो तमाम घंटियां अपने मखसूस तरन्नुम में बेयक वक्त बज उठती थीं। इस डोरी में दोनों तरफ बगली कमरे थे जो इस वक्त तारीक और वीरान पड़े हुए थे। जो जहां है वहीं रहे, हरकत करने वाले को छलनी कर दिया जाएगा। अव्वल खान के आदमी 2 टुकड़ियों में इन दोनों कमरों में घुस गए। अपनी सर्च लाइट्स की रोशनी में उन्होंने स्विच बोर्ड तलाश करके कमरों को रोशन कर दिया था। कमरों में कोई जीरो मौजूद नहीं था। ड्योढ़ी से आगे दालान था जिसमें खुले आसमान के नीचे एक चबूतरा था और दीवारों के साथ कुल 6 दरवाजे नजर आ रहे थे जो शायद कमरों में खुलते थे। ड्योढ़ी के बिल्कुल सामने बुर्जियों और कलसों वाली एक मंदिर नुमा इमारत थी जिसमें रोशनी नजर आ रही थी। इन चारों जवानों ने तेजी के
साथ इन कमरों का भी जायजा ले डाला जिनमें रिहाइश के जुमला आसार होने के बावजूद कोई मौजूद नहीं था। मालूम होता है कि गणेश आश्रम वाले भी अफरा तफरी में निकल भागे हैं। अब हमें मंदिर के पीछे वाले मैदान को देखना चाहिए। वहाँ पर जलने वाली चिता की हल्की सी सुर्खी अब भी फजा में नजर आ रही है। मैंने अव्वल खान की राय की तायद की और हम सब मंदिर की तरफ बढ़ गए। वहाँ की नीम रोशन और पुर असरार फजा में पहुँचने से कबल ही हम दबी दबी सिसकियों की आवाज सुनकर चौकन्ने हो गए। 2 रुपया संगी मुजस्मों के दरमियान से गुजरकर हम अंदर पहुँचे तो वहाँ भगवान की कद आदम मूर्ति के सामने एक मोटा ताजा जट्टाधारी सर के बल गिरा हुआ घुट घुट कर रो रहा था। इसका गेरवा लबादा इसके ऊपरी बदन से ढलक गया था, लेकिन वो दुनिया और माफिया से बेखबर भगवान से रिश्ता जोड़ने में मुनहमिक था। जब हमारे वजनी कदमों की दमक भी इसके इस्तगराक में खलल अंदाज न हो सकी तो हम जूते उतार कर अंदर दाखिल हो गए, क्योंकि वहाँ हिंदुओं की किसी इबादत गाह की सी पुरअसरारियत पूरी तरह मौजूद थी और हम अपनी महदूद कार्रवाई में मुकामी हिंदुओं के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने का कोई इरादा नहीं रखते थे। पंडित अव्वल खान ने इसके करीब पहुंचकर अपनी राइफल की सर्द आहनी नाल से इस आबदे नीम शब के बरहना शाने को छुआ तो वो यूं उछलकर सजदे से उठा जैसे इसके शाने पर बिच्छू आ गिरा हो। पत्थर के भगवान अपनी अबदी लातल्लकी के साथ यूं के तू खड़े हुए थे। वो बेचारे अपनी तखलीक के लिए खुद अपने बंदों की संग तराशी के मोहताज थे, इसलिए वो अपने पुजारी के लिए क्या कर सकते थे। इनकी पथरीली निगाहें खला में किसी नादीदा नुक्ते पर मरकूज थी। इस उदेड़ उम्र शख्स के चेहरे से खोपड़ी तक कहीं भी किसी बाल का वजूद नहीं था। दाढ़ी मूंछों के साथ ही शायद वो बमें भी रोज मंडवाता था, इसलिए उसके चेहरे की जिल्द पर अजीब सी रोगनी चमक मौजूद थी, लेकिन साथ ही इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और चेहरे पर खौफ की इलामात थी, जैसे वो अपने भगवान के सामने सर्बसजूद होकर अपने अमाल के अंजाम से पनाह मांगता रहा हो। तुम्हारे अलावा यहाँ और कौन कौन है? अव्वल खान ने इससे जरा भी मुतासर हुए बगैर दुरुस्त लहजे में सवाल किया। कोई नहीं महाराज, इस समय तो मैं अकेला ही हूँ, वो गुड़गड़ा कर बोला। वैसे यहाँ और कौन कौन होता है? अव्वल खान की आवाज करक और तहक्कम अमेज ही रही। गैरवे लबादे वाले की नरमी, आजिजी और इनकसार से वो कोई असर कबूल करने पर आमादा नहीं था। सहन की तरफ बने हुए कमरों में 5 पंडित रहते हैं, वो इशारा करता हुआ बोला। वो कहाँ हैं? वो सखर गए हुए हैं महाराज, वो दोनों हाथ जोड़कर गग्याता हुआ बोला। क्यों? अव्वल खान ने पैर पटक कर तुंद लहजे में सवाल किया। वो इस शख्स के मुख्तसर तरीन जवाबात पर मुश्तिल होता हुआ नजर आ रहा था, मगर मैंने दखल अंदाज होना मुनासिब नहीं समझा। किस्मत से आज वो सब ही बीमार हो गए थे। 2 को बुखार चढ़ आया था, तीसरे को हैजा होने वाला था, बाकी 2 भी ऊँग रहे थे। वही तीनों साथियों को इलाज के लिए सखर ले गए। और तुम कौन हो? अव्वल खान ने इसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। मैं यहाँ का बड़ा सेवक हूँ। अव्वल खान की चुभती हुई नजरों की ताब न लाकर उसने अपना सर झुका लिया। मेरा नाम बख्शी लाल है, मैंने इसी आश्रम में होश संभाला था। थोड़ी देर पहले यहाँ कौन लोग आए हुए थे? इसकी हैसियत का तयन होते ही अव्वल खान ने अपने तरकश से अहम तरीन सवाल का तीर दाग दिया। कुछ मुसले थे, इसने कदरे सहमी हुई आवाज में कहा। वो सब हथियार बंद थे, उन्होंने मुझे कमरे से निकाल कर यहाँ घुसेड़ दिया। बाहर काफी देर तक उन्होंने सभा जमाई। मुझे कुछ मालूम नहीं कि वो यहाँ क्या करते रहे। मैं तो बुरी घड़ी का अंदाजा लगाते ही यहाँ राम के कदमों में गिर गया था। तुमने ही आकर मुझे होश दिलाया है, वरना मैं तो इतनी देर तक अपने आपे में ही नहीं था। मन में डूबकर भगवान की प्रार्थना कर रहा था। तुमने यहाँ से उबरने वाली चीख सुनी थी? अव्वल खान का लहजा जहरीला हो गया। इसने पूरे एतमाद के साथ अपना सर नफी में हिला दिया। बाद में खूब गोलियां चली, लोग मारे गए, पूरा सतबेला चीखों से लर्द रहा था। इसके बारे में तुम क्या कहते हो? अव्वल खान ने पूछा। बमों के फितरी साये से महरूम इसकी आंखें हैरत से फैल गईं और वो तहय्यर ज़दा मासूमियत के साथ बोला। तुम मुझसे सौगंध ले लो, जो मेरे पापी कानों ने कुछ भी सुना हो। मेरा तो ख्याल है कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो या मैं अब भी कोई सपना देख रहा हूँ। इसके जवाब पर अव्वल खान गजबनाक हो गया। मंदिर के पिछले मैदान में आग किसने लगाई है? मुझे जरा सी मोहलत दे दो, वो हाँपता हुआ बोला। मैं बाहर निकलकर आश्रम का एक चक्कर लगा लूं, तब ही इन बातों का कोई जवाब दे सकूंगा। मुझे कुछ नहीं मालूम कि मेरी बेखबरी में यहाँ क्या अन्याय हुआ है। वो हथियार बंद मुसले अभी यहीं दंदना रहे हैं या जा चुके हैं?
मुझे बस मोहलत दे दो। चंद सानियों कबल वो कह चुका था कि बाहर शहर में मुसल्लह मुसलमानों ने काफी देर तक अपनी सभा जमाई थी। इस तरह उसने ये एतराफ कर लिया था कि वो मुसलमानों की आमद और रवानगी के वक़्त से बाखबर था, जबकि फौरन ही दूसरे सांस में वो हर बात से लाइल्मी जाहिर कर रहा था। वो बहुत बारीक नुक्ता था जिसे शायद अव्वल खान नोट नहीं कर सका, लेकिन मैं इब्तदा ही से इस गुफ्तगू का एक एक लफ्ज पूरी तवज्जो से सुन रहा था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।